वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जेम रैंक बूस्टर पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे राजव्यवस्था की, तो मैंने आपको बताया कि राजव्यवस्था से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नियम और प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो उन्हीं सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नियमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी जब हम भारत की राजव्यवस्था की बात करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में हमने उन्हीं नियम और सिद्धांतों का, कुछ नियम और सिद्धांतों का अध्ययन किया कि कब से भारत में वो नियम और कानून सत्ता और शासन को चलाने के लिए पनपे। यानी आज जो हम एक सुव्यवस्थित तरीके से भारत की सत्ता और शासन को चलता हुआ देख रहे हैं कि उसकी जड़ें कहां तक है या उसकी जड़ें कहां पर है, उसके लिए हमने भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश की। और उसी क्रम में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और फिर 33 और फिर 53 और कल हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1861 और 1892 हमने देखा। और देखा कि कैसे कंपनी का कभी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है तो कभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। और वो विकेंद्रीकरण यानी ब्रिटिश सरकार का उस कंपनी के ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर टूटता हुआ विश्वास, यानी वो कंपनी अच्छे तरीके से शासन नहीं चला पा रही है, वो टूटता हुआ विश्वास कंपनी की शक्तियों को छीन लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जब भारत की जनता का विश्वास भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जा रहा था, ऐसे में ब्रिटिश सरकार कुछ लोक लुभावनी नीतियां हमारी जनता के लिए लेकर आती है। और उसी क्रम में हमने देखा कि 1892 में किस प्रकार भारतीय लोगों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिलता है और परिषद में भी लोगों को स्थान दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि 1892 के बाद क्या होता है, वो कौन सी घटनाएं होती है जो भारत के सत्ता और शासन को या ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो इसी क्रम में 1905 में एक घटना होती है और वो होती है बंगाल का विभाजन, यानी बंगाल को बांट दिया जाता है और वो पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांट दिया जाता है। तो उस घटना का खुलकर विरोध होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसी समय आधिकारिक रूप से तो नहीं लेकिन दो भागों में बट जाती है और उसमें एक भाग नरम दल तो दूसरा गरम दल होता है। तो गरम दल काफी आक्रोशित होता है और फिर अंग्रेजी शासन की एक चाल थी डिवाइड एंड रूल की, बांटो और राज करो। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल में एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिमों को अधिक जगह दी गई, यानी अधिकांशतः पूर्वी बंगाल में रहने वाले लोग मुस्लिम थे और पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग अलग या अन्य समुदाय के लोग थे। तो फिर 1906 में आगा खां की अध्यक्षता में एक नए संगठन का नाम, या आगा खां एक नए संगठन की स्थापना करते हैं और उस संगठन का नाम होता है मुस्लिम लीग। वो संगठन मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए उस समय के वायसराय मिंटो से शिमला में मिलते हैं और मांग करते हैं कि मुस्लिमों को अलग से, मुस्लिमों के लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए। तो इसी क्रम में बंगाल का विभाजन, और जैसा कि आप देखेंगे कि मुस्लिमों के द्वारा कुछ अपने हितों की मांग उठाना और फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नया कानून 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से या भारत शासन अधिनियम 1909 लाया जाता है और उसको हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं वो 1909 का अधिनियम, उसकी क्या विशेषताएं थी और उसमें कौन से मुख्य प्रावधान थे। तो हम देखते हैं कि उसमें वो
कौन से मुख्य प्रावधान थे। तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में लाया गया, मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में लाया गया और इसको मार्ले मिंटो नाम दिया गया। उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, इसी कारण, और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले। यानी जैसा कि मैंने आपको कल बताया, और 1858 के अधिनियम में जब कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया और एक नए पद का सृजन होता है वायसराय, और दूसरा एक पद का सृजन होता है भारत सचिव। और भारत सचिव कौन होता है? भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य को ये भारत सचिव का पद दिया जाता है, और इसकी एक काउंसिल होती है जो भारत सचिव की सहायता करती है। यानी भारत सचिव का यह पद कहां पर होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और वायसराय जो कि भारत में कंपनी के द्वारा शासन को चलाता है। तो इसी कारण इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मार्ले एंड वायसराय लॉर्ड मिंटो, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब देखते हैं कि इस 1909 के अधिनियम के वो कौन से उद्देश्य थे, या ब्रिटिश सरकार जो ये कानून लेकर आती है तो उसके कौन से ऑब्जेक्टिव थे, आखिर वो क्या पाना चाहती थी इस कानून के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले था कि वो भारतीय को सीमित राजनीतिक अधिकार देना चाहती थी। जैसा कि कंपनी अभी तक 1858 के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत सीधा शासन को अपने हाथ में ले लेती है, तब से वह लोगों को धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार तो दे रही है, परंतु वह बहुत ही सीमित अधिकारों के साथ। तो इसी क्रम में उसका एक ऑब्जेक्टिव अभी भी 1909 में भी, जबकि एक राजनीतिक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन 1885 से भारत में सक्रिय है और वो राष्ट्र चेतना का उदय करने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीयों को उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि कहीं भारतीयों को अगर हमने ज्यादा राजनीतिक अधिकार दिए तो कहीं ना कहीं कि राष्ट्रीय चेतना का और ज्यादा उदय होना स्वाभाविक है। दूसरा, वो चाहती है कि जो उग्र राष्ट्रीयवादी आंदोलन को कमजोर करे, जो एक राष्ट्रीयता की भावना 1885 के बाद जोर पकड़ी, वो चाहती है कि हम उसको कमजोर करें, किसी तरीके से हम उसको डाउन करें और ये जो राष्ट्रीयता की भावना है ये कम हो जाए। तीसरा, मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर कांग्रेस से दूर करना, यानी जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि 1885 के बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उसमें अलग अलग समुदाय के लोग, लेकिन वो एकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब सरकार क्या चाहती है कि इस संगठन से कहीं मुस्लिमों को दूर किया जाए और डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पर काम किया जाए। उसी आधार पर बंगाल का विभाजन होता है और एक संगठन को बड़ी सूझबूझ से ब्रिटिश सरकार पनपा देती है जिसका नाम मुस्लिम लीग होता है, और फिर डिवाइड एंड रूल नीति लागू करना। ब्रिटिश सरकार इसी नीति के तहत काम करना अब चाहती है, और ब्रिटिश सत्ता ऑब्जेक्टिव सीधा यह है कि जो ब्रिटिश सत्ता, जो ब्रिटिश शासन वो लोग करते आ रहे हैं कि वो ऐसे का ऐसे एज इट इज बना रहे। तो ये अभी भी क्या है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के मुख्य ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि आखिर ब्रिटिश सरकार चाहती क्या है। तो देखेंगे अब कि वो कौन से सुधार थे जो ब्रिटिश सरकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर लेकर भारत की जनता के लिए लेकर आई। तो उनमें सबसे पहला कि जो केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें पहले 16 सदस्य होते थे, अब उनको बढ़ाकर कितना किया गया, उनको बढ़ाकर 60 कर दिया गया, और सरकारी सदस्य जहां बहुमत में रहे और वायसराय के पास अंतिम अधिकार रहा। यानी
आप चीजों को समझिए और टेक्निकली देखिए कि जो मुख्य अधिकारी है वो एज इट इज है, वो एज इट इज है कि ऐसे के ऐसे ही वायसराय के पास अभी भी क्या है, अंतिम अधिकार है। यानी अंतिम जो मोहर लगेगी वो वायसराय की अभी भी लगेगी और पहले भी लगती थी। यानी जो सत्ता का शासक है, जो सत्ता को चलाने वाला है वायसराय, उसकी शक्तियां अभी भी ऐसे के ऐसे बनी रहेगी। और जो केंद्रीय विधान परिषद में संख्या बढ़ाकर 60 की गई, लेकिन यहां भी क्या है, सरकारी सदस्य है, यानी कि इलेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो लोग जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा काउंसिल में नियुक्त किए गए वो भी बहुमत में रहेंगे, अर्थात कोई बिल और शक्ति किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार की कम ना हो, इस प्रकार से कुछ संशोधन करके भारत की जनता के समक्ष ये कानून के रूप में रखा गया। दूसरा, ठीक इसी प्रकार जैसे केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, ठीक उसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार किया गया। अब प्रांतीय परिषदें आकार में छोटी और बड़ी थी, तो कहीं ज्यादा तो कहीं कम, उसी प्रकार से विस्तार किया गया। और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास आदि में परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे बंगाल में 20 से बढ़ाकर 50 सदस्य किए गए। लेकिन ये औपचारिकताएं है और भारत की जनता को, या कहे कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको एक मैसेज देने के लिए कि हम कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं, हम आपको सत्ता में शामिल करना चाहते हैं, ये केवल एक मैसेज मात्र था, या कहे कि एक संदेश मात्र था। और उनका अंतिम उद्देश्य लोगों को सत्ता में शामिल करना नहीं था। इसी प्रकार से पहली बार चुनाव व्यवस्था, यानी कुछ सदस्य निर्वाचित होने लगे, लेकिन मताधिकार अभी भी बहुत सीमित था। केवल बड़े जमींदार, अमीर, करदाता, शिक्षित वर्ग, आम जनता को वोट का अधिकार नहीं था। यानी आप एक तरह से समझिए कि जो लोग टैक्स पेयर थे और बड़े जमींदार थे, यानी जो लोग सीधे अंग्रेजों के संपर्क में थे, अंग्रेजी सरकार के संपर्क में थे, वो अंग्रेजों के एजेंटों के संपर्क में थे, केवल उन्हीं लोगों को अभी क्या था, वोट का अधिकार था, या फिर जो शिक्षित वर्ग था उसको वोट का अधिकार था। बाकी आम जनता को वोट का अधिकार नहीं था। फर्स्ट इलेक्टोरल system, some members began to be elected, but the right to vote was very limited. Only large landowners, while the taxpayer educated class, the general public did not have the right to vote till now. यानी 1909 तक भी जनता को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, उसमें कुछ एक लोग शामिल थे। इसी प्रकार से जैसा कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी और वो मिंटो से मिलती है और एक अपने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग करती है, उस मांग को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल लाया जाता है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता सूची बनाई गई और मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवार को वोट देंगे। यानी अब वो बांटो और राज करो वाली नीति कहां आ गई है, अब वो एक एक्ट के रूप में आपके सामने, कानूनी रूप में सामने आ गई है। यानी ऐसा कानून थोप दिया गया कि जिससे बांटो और राज करो वाली नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। यही प्रावधान आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति का आधार बनेगा या आधार बना। यही वो कानून था जो आगे चलकर समुदाय के रूप में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत करेगा। अब यहां वो समय है कि भारतीयों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया, वायसराय की कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग वित्त और रक्षा अंग्रेजों के पास ही थे। यानी अब ये उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम कार्यकारिणी में भी आपको हिस्सा
देंगे। लेकिन जैसा कि पहले भी और अब भी आप देख पा रहे हैं कि यहां अधिकार सीमित रहेंगे। भारतीय लोग या भारत के राजनीतिक लोग अहम भूमिका में आपको नजर नहीं आएंगे। यानी रक्षा और वित्त जैसे विभाग अभी भी अंग्रेजों के पास रहेंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, यानी ऐसे 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 जो कुछ एक्ट के अंदर कुछ नियम लाए गए, उनमें उन नियमों को देखते हुए कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया थी, वो जो दो दलों में बट गया था, उसका एक का नरम दल का प्रतिक्रिया थी कि उनको आंशिक थोड़ा सेटिस्फेक्शन था, लेकिन जो गरम दल के लोग थे वो किसी भी तरह इन बातों को मानने वाले नहीं थे और वो मानते थे कि यह एक लोक और लुभावनी वाली नीति अंग्रेजी सरकार चल रही है और वह बांटो और राज करो वाली नीति पर काम कर रही है। तो उन्होंने कहा, तिलक ने कहा, जो तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे, तिलक ने कहा कि यह सुधार नहीं, राजनीतिक धोखा है। यानी नरम दल के लोग मानते थे कि आपको कहीं ना कहीं अब राजनीति में सत्ता और शासन में भागीदारी मिल रही है, परंतु गरम दल के नेता, प्रमुख नेता तिलक ने कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि एक धोखा है, राजनीति के नाम पर धोखा है। तो इस प्रकार यानी 1909 का अधिनियम एक संवैधानिक से बढ़कर सांप्रदायिक था। यानी ये वो कानून था जिसने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। सांप्रदायिकता अब कानून के रूप में आपके सामने है और इसका मुख्य कमियां क्या रही कि एक सांप्रदायिक विभाजन किया गया, यानी मुसलमानों के लिए पृथक सूची वोटर सूची बनाई जाएगी, वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और वास्तविक शक्ति नहीं दी गई, लोकतंत्र भी स्थापित नहीं किया गया और डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाई गई कि बांटो और राज करो। यानी ये मुख्य कमियां आप जो 1909 का एक्ट या ब्रिटिश सरकार एक्ट लेकर आती है, उसमें मुख्य कमियां रही कि एक तो सांप्रदायिक विभाजन किया गया, यानी मुस्लिमों को एक अलग सूची और वो एक अलग कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे, यानी सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव होगा और वास्तविक शक्ति किसी को नहीं दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यकारिणी में शामिल तो किया गया लेकिन कोई अहम भूमिका उनको नहीं दी गई। इसी प्रकार कोई लोकतंत्र भी स्थापित नहीं किया गया और डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति भी आपके ऊपर थोप दी गई। तो इस प्रकार 1909 का पार्लियामेंट सुधार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण लेकिन नकारात्मक मोड़ था। इससे संवैधानिक विकास तो हुआ पर सांप्रदायिकता की नींव भी पड़ी। यानी एक मुस्लिम समुदाय के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली भावना तो पैदा हो गई, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि जो इसका महत्व कुछ इस प्रकार भी रहा कि कम से कम लोगों के अंदर राजनीति की भावना भी इसी के साथ जागृत हो रही थी। एक तरफ हमें अनेक अलग अलग गलत नीतियां भारतीय लोगों के ऊपर थोपी जा रही थी, लेकिन अब वो लोग समझना, उन चीजों को शुरू कर दिए। तो इस प्रकार 1909 का पार्लियामेंट सुधार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण लेकिन नकारात्मक मोड़ था। तो इसके बाद 1909 के बाद फिर हम चलते हैं 1919, यानी 1909 और 1919 के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना होती है और वो होता है प्रथम विश्व युद्ध। और भारत उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का साथ देता है और इन टर्म्स एंड कंडीशन पर साथ देता है कि अब ब्रिटिश सरकार उसको शासन में एक महत्वपूर्ण जगह देगी और इसी वजह से भारत ब्रिटेन का कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में साथ देता है।
तो उस आश्वासन के ऊपर और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नया कानून 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से या भारत शासन अधिनियम के नाम से एक नया कानून लाया जाता है। तो इसको नाम दिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये कहने को तो रिफॉर्म है यानी सुधार है, लेकिन ये सुधार नहीं है। चूंकि इनको ब्रिटिश सरकार बना रही है तो वो इनको रिफॉर्म्स का नाम देती है, लेकिन ये ओरिजिनली या कहे कि मूल रूप से सुधार के नाम पर धोखा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भारत ने ब्रिटेन की मदद की और ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान भारतीयों से वादा किया कि बाद में उन्हें अधिक सुशासन दिया जाएगा। और इसके बाद भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में यह सुधार लागू हुआ और द्वैत शासन कि यहां से क्या पड़ी, नींव पड़ी, यानी प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो वो विषय थे जो रिजर्व कर दिए गए और दूसरे विषय थे जो ट्रांसफर्ड केस होंगे, यानी कुछ विषय ऐसे होंगे जो हस्तांतरित किए जाएंगे। और अंतिम अधिकार आप देखेंगे कि यहां भी सत्ता अंग्रेजों के पास ही रहेगी, यानी मुख्य शासक यहां भी अंग्रेज ही रहेगा। तो हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों को जगह दी जाएगी और वो विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन के होंगे। जबकि आरक्षित विषय यानी कुछ ऐसे विषय जो रिजर्व रख लिए गए वो अब भी अंग्रेजी सरकार के पास रहेंगे और उन पर सीधा नियंत्रण वायसराय का होगा। ऐसे विषय पुलिस, न्याय व्यवस्था, भूमि, राजस्व, सिंचाई, इन्हें अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। यानी आप देखेंगे कि अभी भी मूल शक्ति भारतीयों को नहीं दी गई, अभी भी शक्ति अंग्रेज अधिकारियों के पास रहेगी। तो देखते हैं कि किस प्रकार कौन से सुधार किए गए। तो केंद्रीय स्तर पर सुधार यानी द्विसदनीय व्यवस्था का शुरुआत हुई। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारा पार्लियामेंट में दो सदन, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन है। ठीक इसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर भी दो सदन बनाए गए और एक उच्च सदन और एक निम्न सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी प्रकार मताधिकार का भी विस्तार हुआ, यानी पहले जो जमींदार और कुछ टैक्स पेयर और शिक्षित लोगों को वोट का अधिकार था, अब और 10% ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार दिया गया। पहले से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार मिला, लेकिन फिर भी केवल 10% आबादी को वोट का अधिकार मिला और आम जनता भी क्या थी, वोट के अधिकार से वंचित थी या वोट के अधिकार से बाहर थी। इसी क्रम में प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विस्तार भी किया गया, यानी जिस प्रकार से मुस्लिमों को अलग से उनकी अलग वोटर लिस्ट बनाई गई और उनको प्रत्यक्ष निर्वाचक का अधिकार भी मिला, यानी मुस्लिम को चुनेगा। इसका विस्तार कर अब सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को सांप्रदायिकता यानी और गहरी हुई, यानी वो सांप्रदायिकता का बीज जो 1909 में कानून के नाम पर बोया गया, अब उसकी गहराई और अधिक हो गई, क्योंकि सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन को भी उसी प्रकार के प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का विस्तार के रूप में उनको भी यह अधिकार दिया गया कि वो भी अपने ही संप्रदाय से किसी व्यक्ति को राजनीतिक व्यक्ति के रूप में चुन सकते हैं। यानी अब एकता की भावना टूटती हुई, डिवाइड एंड रूल
बांटो और राज करो वाली नीति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अब एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान और 10 साल बाद समीक्षा का नियम भी लाया गया। यानी एक लोक सेवा आयोग जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति होगी, उसको बनाने की बात कही गई और इसका ऐसे एक आयोग की स्थापना 1956 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से होती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम पर होती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम पर 1926 में एक ऐसे आयोग की स्थापना होती है और 10 साल बाद समीक्षा, यानी ये भी इस नियम में कहा गया कि अब हम 10 साल यानी 1929 में दोबारा जो अभी आपको नियम और कानून 1919 के मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार में दिए गए हैं, हम इनको दोबारा रिव्यू करेंगे अर्थात इनकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि इनसे कितना लाभ मिला है या फिर कहीं संशोधन की आवश्यकता है। तो इससे कांग्रेस असंतुष्ट हुई क्योंकि वास्तविक सत्ता कांग्रेस को या भारत के लोगों को या कांग्रेस में शामिल लोगों को नहीं मिली और इसी वजह से गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरू किया। इसी वजह से कि वास्तविक सत्ता अभी भी कांग्रेस या भारतीय लोगों को नहीं मिली, तो असहयोग आंदोलन 1920 में यानी 1919 के मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार में बहुत सारी कमियां थी और वास्तविक सत्ता भारत के लोगों को अभी भी नहीं दी गई। तो गांधी जी ने असहयोग यानी अब कोई किसी प्रकार का सहयोग ब्रिटिश सरकार को नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर शासन करने वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार 1919 का मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिशों का एक आधा अधूरा प्रयोग था। इससे भारतीयों को सीमित अधिकार मिले पर वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास रही। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन और मजबूत हुआ। अब क्या होता है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी सत्ता का केंद्र क्या है, ब्रिटिश सरकार के पास ही है और भारत के लोगों की मानसिकता या भारत के लोगों का विचार भावना अब बन चुकी है कि अभी भी वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास है और ये सिर्फ हमें दिखावे के लिए जो प्रयोग हमारे ऊपर किए जा रहे हैं वो सिर्फ प्रयोग मात्र है, यानी वास्तविक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है। तो आप देखेंगे इसके बाद एक 1919 के बाद जैसा कि 1919 के अधिनियम में स्थापित किया गया कि अब हम 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि अब क्या संवैधानिक कानूनों की और जरूरत है या क्या संवैधानिक सुधारों की जरूरत है, तो इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो उसी समीक्षा के नाम पर 2 वर्ष पहले यानी 1919 के 10 साल के बाद 1929 में जो रिव्यू यानी जो समीक्षा कानून की 1919 के कानून की करनी थी वो अब 1929 में होना निर्धारित था, परंतु 1927 में एक आयोग सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा गया जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कुल 7 मेंबर्स थे। इस आयोग में कुल 7 मेंबर्स थे। तो ये समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा, लेकिन इसमें
कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। इसीलिए इस आयोग का जो साइमन कमीशन के नाम से भारत आया, उनकी अध्यक्षता में भारत आया, इसका पुरजोर विरोध हुआ और इसी विरोध के चलते लाहौर में लाठीचार्ज हुई और उसी में गरम दल के एक बहुत वरिष्ठ और राष्ट्रीय चेतना में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिससे आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया। इसके बाद 1930 में ये साइमन कमीशन या साइमन आयोग अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपता है और कुछ तथ्यों के साथ में सौंपता है कि ये प्रमुख प्रावधान भारत में लागू कर दिए जाने चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस आयोग का विरोध होता देख निर्णय लेती है कि क्यों न हम इन प्रस्तावों पर एक बार चर्चा कर ले। तो उन चर्चाओं को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं और इन प्रस्तावों की चर्चा की जाती है और फिर जो निष्कर्ष निकल करके सामने आता है, उस निष्कर्ष को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है और कुछ संशोधनों के साथ में वो गोलमेज सम्मेलन की चर्चा की हुई बातें कुछ संशोधनों के साथ में श्वेत पत्र के नाम पर 1933 में लिखी जाती है और उसको फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम के नाम पर भारत पर लागू किया जाता है। 1937 में वह भारत पर लागू होता है। तो आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में किया। इसका आधिकारिक नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। इसका उद्देश्य 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना और भारत के लिए नए संवैधानिक सुधार सुझाना था। The Simon Commission was appointed by the British government in 1927. Its official name was the Indian Statutory Commission. Its objective was to review the Government of India Act 1990 and recommend further constitutional reform for India. यानी उसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सुझाना था, लेकिन उसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में 1930 में जो सुझाव दिए गए उनमें प्रमुख थे कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करने का सुझाव दिया गया। यानी जो द्वैत शासन की शुरुआत आप देखेंगे प्रांतों में की गई थी, उसको समाप्त करने का अधिकार दिया गया और प्रांत स्वायत्तता लागू करने की सिफारिश की गई और केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने की भी सिफारिश की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की बात कही गई। यानी ये कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो अब हम देखेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके पीछे वो साइमन कमीशन की सिफारिश है, उनके द्वारा दी गई सिफारिश है और जिसके मध्य चर्चा की जाती है। 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं और उन गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किया जाता है और उस आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं और उनको फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करा करके 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। तो देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में वो कौन से मुख्य प्रावधान हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था। इसे साइमन आयोग, गोलमेज सम्मेलन तथा 1933 के श्वेत पत्र की सिफारिशों पर बनाया गया। यह आंशिक रूप से 1937 में लागू हुआ। यानी
आप देखेंगे कि 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आते हैं। साइमन कमीशन इंडिया आता है, एक आयोग जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, एक 7 सदस्यीय वाला आयोग भारत आता है और वो अपनी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश सरकार को देता है। लेकिन इतना ज्यादा विरोध होता देख ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम इस पर एक बार भारतीय लोगों के साथ मिल करके एक बार चर्चा क्यों ना कर ले। तो इसी क्रम में 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं और फिर जो निकल करके आता है उसी को ब्रिटिश संसद के अंदर रखा जाता है और वही कुछ संशोधनों के साथ पास किया जाता है एक्ट के रूप में, और वही कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो अब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इसकी नींव कहां तक थी कि साइमन कमीशन का भारत आना और उसका विरोध होना और पुरजोर विरोध होना, और उस विरोध में एक अहम भारतीय व्यक्ति की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे, यानी उस यात्रा का हिस्सा थे, जो भारत को आजादी दिलाना चाहती थी, उस संगठन का हिस्सा थे जो भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है और फिर एक जोरदार उग्र आंदोलन इस साइमन आयोग के खिलाफ होता है। तो उसी के बाद में, उसी की रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद में और फिर चर्चा करने के दौरान बाद में एक भारत शासन अधिनियम लागू किया जाता है। तो इसके मेन प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। यानी अखिल भारतीय संघ, ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। यानी एक भारत होने की भावना के नाम पर अब ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव होता है, किंतु रियासतों की सहमति न मिलने से यह लागू नहीं हो सका। यानी भारत में कुछ देशी रियासतें थी जहां पर राजाओं का राज था, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और यह संघ बनाने का जो सपना था वह साकार नहीं हो पाया। फिर दूसरा मुख्य प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर पूर्ण स्वायत्तता दी गई। 1937 में निर्वाचित मंत्रिमंडल गठित हुए। 1937 में निर्वाचित मंत्रिमंडल गठित हुए। तीसरा संघीय ढांचा, यानी अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, केवल और केवल केंद्र के पास अधिकार नहीं रहे, यानी विषयों को बांट दिया गया। यानी कुछ विषयों पर केवल केंद्र का अधिकार, तो कुछ विषयों पर प्रांतीय अधिकार, तो और कुछ विषयों पर दोनों की सहमति से क्या है निर्णय लिए जाएंगे। यानी विषयों को अब 3 प्रकार की शक्तियों को जो वर्गीकरण किया गया वो 3 सूचियों में बांटा गया। पहला संघ सूची, यानी जिस पर पूर्ण रूप से केंद्र का नियंत्रण होगा। उसी प्रकार प्रांतीय सूची, जो प्रांतों का जहां नियंत्रण होगा, और फिर समवर्ती सूची, यानी जहां दोनों का बराबर बराबर क्या है अधिकार होगा, दोनों बराबर बराबर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका, यानी केंद्र में 2 सदन बनाए गए, एक संघीय सभा एवं दूसरा राज्य परिषद, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार हुआ। संघीय न्यायालय 1937, यानी एक फेडरल कोर्ट, संवैधानिक विवादों के समाधान हेतु एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, एक संघीय न्यायालय बनाया गया ताकि कोई किसी भी प्रकार का संवैधानिक समाधान हो जाए, इसके लिए एक फेडरल कोर्ट भी क्या है बनाया गया। आरबीआई और लोक सेवा आयोग,
आरबीआई, संघीय पीएससी तथा प्रांत पीएससी यानी प्रांतों में भी लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। और ये वही समय था कि जब आरबीआई की स्थापना भी क्या है की गई। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है कि भारतीय संविधान की यानी किसका महत्व है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और वो महत्व है कि जो आप आज प्रेजेंट में संविधान देखते हो, उस संविधान का लगभग 60% धाराएं इसी अधिनियम से प्रेरित है। और यह आज के संविधान में संघवाद, न्यायपालिका, आरबीआई जैसी संस्थाओं की नींव इसी यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा रखी गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह अधिनियम ब्रिटिश हितों से प्रेरित तो था, लेकिन फिर भी इसने स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे की मजबूत आधारशिला रखी। यानी आप समझे होंगे कि किस प्रकार भारत में धीरे धीरे 1757 के बाद कैसे धीरे धीरे भारतीयों को अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले और किस प्रकार कंपनी कमजोर होती चली गई। और 1858 में कंपनी क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई और सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दी जाती है। उसके बाद भारत पर कई प्रकार के कानून लागू किए जाते हैं और उन कानूनों में भारतीयों को कभी शक्ति दी जाती है तो कभी भारतीयों से शक्ति छीन ली जाती है। तो हमने देखा कि 1935 तक आते आते कैसे भारत के संविधान में एक स्वतंत्र भारत की नींव रखने का प्रयास किया जाता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार ये वो समय है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये वो समय था जब हम इससे आगे यानी 1947 और 35 के बीच का वो समय है जब हम भारत को आजाद होता हुआ देखेंगे और एक संविधान की आवश्यकता को महसूस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हमारे संविधान की मांग उठती है और कैसे हमें हमारे संविधान का निर्माण होगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण होगा और वो कौन से मांग, नए प्रस्ताव और मांग होगी जिससे हमारे संविधान का निर्माण पूरा हो पाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।